हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सेंट्रलाइजेशन, अधिकारों का केंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकारों का विकेंद्रीयकरण एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कह दें, नियंत्रण का विस्तार या प्रबंध का विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का केंद्रीयकरण। देखिए, नाम से स्पष्ट है, दो शब्द इसमें आए हैं, जैसे अधिकार और केंद्रीयकरण। अधिकार हम कह दें आदेश देने की सत्ता या निर्णय लेने की शक्ति, और केंद्रीयकरण का मतलब है एक जगह एकत्रित होना या कुछ हाथों में एकत्रित होना। तो हम ये कह दें कि किसी भी संगठन में जब अधिकांश निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं या अधिकांश लिए जाने वाले निर्णय कुछ ही हाथों में एकत्रित हो जाते हैं, उनके द्वारा लिए जाते हैं, तो वहाँ हम अधिकारों को केंद्रीयकरण के नाम से जानते हैं, या हम ये कहते हैं कि वो संगठन केंद्रीयकृत है, सेंट्रलाइज है। या ये कह दें कि इस प्रकार के संगठन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रत्यायोजन या डिसेंट्रलाइजेशन कम होता है या न के बराबर होता है। आइए डेफिनेशन के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट रूप में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन ने क्या कहा? किसी भी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित करने की केंद्रीयकरण, अधिकार सुरक्षित करने को ही केंद्रीयकरण कहते हैं। दोबारा एक बार देखें, किसी भी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर, अर्थात जो सेंटर पॉइंट हैं, वहां पर व्यवस्थित और स्थायी ढंग से हम कहते हैं अधिकार सुरक्षित करने को केंद्रीयकरण कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह दे कि किसी भी संगठन में उच्च अधिकारियों द्वारा अधिकांश निर्णय लेना और अधीनस्थों से कार्य करवाना उस संगठन में अधिकारों का केंद्रीयकरण कहलाता है, या उस संगठन में केंद्रीयकरण की स्थिति है, ये कहा जा सकता है। इस प्रकार के संगठनों में सभी निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, या अधिकांश निर्णय अधीनस्थ केवल कार्य करते हैं, निर्णय नहीं लेते। अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत कम होता है और उच्च अधिकारियों के हाथों में ही ज़्यादातर अधिकार केंद्रित रहते हैं। इससे क्या लाभ होता है कि इससे समान नीतियों का पालन करना संभव होता है, समन्वय करना संभव हो जाता है, विशिष्टीकरण को या कह दे परमापीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, अधिकारों और दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। इससे कुशलता जो है उच्च अधिकारियों के साथ साथ अधीनस्थों की कुशलता का लाभ उठाया जा सकता है, उनकी कार्यक्षमता का अधिकतम सदुपयोग किया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा इसमें आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का विकेंद्रीयकरण। जैसा नाम से स्पष्ट है कि विकेंद्रीयकरण तब होता है जब उच्च अधिकारी अपने अधिकारों और दायित्वों को अधीनस्थों को सौंपते हैं, और इन अधिकारों के कारण से जो अधीनस्थ होते हैं उन्हें कार्य करने के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। या हम परिभाषा के माध्यम से समझें तो एलन ने क्या कहा कि विकेंद्रीयकरण कार्य निष्पादन के स्तरों पर व्यवस्थित व स्थायी रूप से अधिकारों का प्रत्यायोजन है। इसी प्रकार फ्योल ने कहा कि प्रत्येक कार्य जिसमें अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता है, ऐसा कोई भी कार्य है वो विकेंद्रीयकरण कहलाता है। या हम इसको निष्कर्ष रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्च स्तर से निम्न स्तर के अधिकारियों या को अधिकारों का हस्तांतरण विकेंद्रीयकरण कहलाता है। उच्च स्तर से निम्न स्तर पर तक अधिकारों का हस्तांतरण करना विकेंद्रीयकरण कहलाता है। या ये कह दें कि एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस टू द सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। या ये भी कहा जा सकता है कि द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिनोट्स द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अधिकारों को उच्च स्तर से लेकर अधीनस्थों तक बांट दिया जाता है, अर्थात उनके कार्य और पद के अनुसार उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होता है, और इससे क्या होता है कि निर्णय तुरंत लिए जाते हैं, निर्णयों में देरी नहीं होती, टालमटोल की जो कारण है वो नहीं बनता, और इससे अधीनस्थों की भूमिका का महत्व भी बढ़ जाता है और कार्यों को समयानुसार पूरा करना भी संभव होता है, और इससे उनकी योग्यता का, कुशलता का विकास होता है, और कार्यों के लिए उन व्यक्तियों को उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है? नियंत्रण का विस्तार
नाम से स्पष्ट है, या हम कह दें प्रबंध का विस्तार, कि एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति असंख्य व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है, या उसकी कार्य करने की कोई सीमा है, नियंत्रण करने की सीमा है। तो ये किस बात से डिसाइड होगा, कैसे इसका हम निर्धारण करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास असंख्य कार्य करने की क्षमता नहीं है, या ये कह दे कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की एक सीमा है, वो एक सीमा तक कार्य करेगा, उससे बाहर अधिक कार्य करेगा तो उसमें गलती की संभावनाएं, त्रुटि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अब ये आता है कि अगर निश्चित तौर पर उसके कार्य करने की सीमा है तो वो कितना कार्य कर सकता है, कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है, तो ये हमें इसके अंतर्गत समझना होगा। या ये कह दे, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों का निरीक्षण नहीं कर सकता यदि उनका कार्य आपस से संबंधित हो। ऐसा ही उर्विक ने बताया। उर्विक ने कहा कि कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से अधिक व्यक्तियों के कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकता। अर्थात अलग अलग विद्वानों ने उन व्यक्तियों की संख्या को बताने का प्रयास किया, अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करते हुए, रिसर्च करते हुए कि एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। इसी प्रकार मैकफारलैंड ने कहा, नियंत्रण का विस्तार अधीनस्थों की वह संख्या है जिसका एक अधिकारी निरीक्षण करता है। इसी प्रकार सर हैमिल्टन ने नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के बारे में कहा कि सामान्य मानव मस्तिष्क, एक जनरल जो मस्तिष्क का व्यक्ति है, प्रभावशाली तरीके से 3 से 6 मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकता है, अर्थात उनका निरीक्षण कर सकता है। आइए स्टूडेंट, इसके साथ साथ ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो नियंत्रण के विस्तार को या फिर कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रबंधकों की योग्यता है और कुशलता, कि प्रबंधकों की योग्यता पर निर्भर करेगा कि वो कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। कार्यों की प्रकृति, किस प्रकार के कार्य की प्रकृति है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, या टाइप्स ऑफ नेचर या वर्क कैसा है, हम कहते हैं कार्य का प्रकार कैसा है। इसकी प्रकार आपके संगठन का आकार कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन जो साइज है वो कैसा है, संगठन का स्तर कैसा है, संगठन के लेवल क्या है आपके। इसी प्रकार आपके अधिकारों का, या कह दें डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ आपकी जो संप्रेषण व्यवस्था है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस पर डिपेंड करेगा। योजनाओं की स्पष्टता क्या है, किस प्रकार से योजनाएं बनाई है, इस पर निर्भर करेगा। जो कार्य करने वाले अधीनस्थ हैं उनकी योग्यता और क्षमता क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। ये सभी बातें मिलकर उसको प्रभावित करेंगी, निर्धारित करेंगी। एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है, या हम कहते हैं नियंत्रण का विस्तार क्या होगा, इसके संबंध में V.A. ग्रेकुनास ने 1933 में क्या किया, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फार्मूले द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी के अधीन व्यक्तियों की संख्या में अगर अंकगणित के हिसाब से वृद्धि होती है, तो जैसे 2 से 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए व्यक्तियों पर नियंत्रण की संख्या, या 5 से 6 होगी, लेकिन उन्होंने कहा इसमें जो संबंधों की संख्या में वृद्धि होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है। तो इसलिए उन्होंने इसको एक मैथ के तरीके से समझाने का, गणित के तरीके से समझाने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि एक अधिकारी और अधीनस्थों में 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करेंगे। खाली उनमें संख्या की वृद्धि नहीं होती, लेकिन उनके संबंधों में कई गुना वृद्धि हो जाती है और कई प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। उन्होंने 4 प्रकार के कुल संबंध बताए: प्रत्यक्ष संबंध, प्रति संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और कुल संभावित संबंध। 4 प्रकार के संबंधों को बताया, और इसके माध्यम से उन्होंने एक फार्मूला बनाकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यदि एक अधिकारी के अधीन व्यक्तियों की संख्या में अंकगणित के हिसाब से हम कहते हैं वृद्धि होगी, अर्थात 5 से 6 होंगे, 7 होंगे, तो उनमें संबंधों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी अधिकारी के अधीन नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। धन्यवाद।